आज एबीएससी का सेकंड पेपर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन का। तो लागत लेखांकन का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दो तीन टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आपके काम आएंगी, जिनको डिस्कस कर लेते हैं। भारत में कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सिस्टम है वो 1944 में इंडियन कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना करके शुरू किया गया था। क्योंकि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में कॉस्ट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में अधिक से अधिक माल बेच करके ही आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और अपनी सेल को आप तभी बढ़ा सकते हैं जब आप अपनी लागत को कंट्रोल करें। तो लागत के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनके बारे में प्रॉपर अकाउंटिंग रखी जाए और फिर आप अपनी लागत को मिनिमाइज करके compete कर सकें ग्लोबल मार्केट में और अपनी सेल्स को बढ़ा सकें, तभी आप सरवाइव कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग कुछ कंपनियों के लिए भारत सरकार द्वारा कॉस्ट ऑडिट कराना जरूरी कर दिया गया है। आप जानते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ऑडिट तो हर लिस्टेड कंपनी को कराना जरूरी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन कॉस्ट ऑडिट, खातों का अंकेक्षण सरकार द्वारा निर्धारित कुछ विशेष वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए अनिवार्य किया गया है। तो वर्तमान युग में कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए उसके बारे में प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखी जाए, तो इसके बारे में कॉस्ट अकाउंटिंग का कंसेप्ट डेवलप हुआ। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में एक टर्म आता है कॉस्टिंग, लागत निर्धारण जिसको आप कहते हैं। कॉस्टिंग से मतलब होता है कोई भी वस्तु जो आप बना रहे हैं उस वस्तु की लागत निर्धारण करने की प्रक्रिया। लागत निर्धारण आप मौखिक भी कर सकते हैं, लिखित में भी कर सकते हैं। तो लागत को, कुल लागत या पर यूनिट कॉस्ट को निर्धारित करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो कहलाती है कॉस्टिंग या लागत निर्धारण। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है वर्ड, लागत लेखांकन, लागत लेखांकन लागत निर्धारित करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो लिखित में होगी और उस प्रक्रिया के अनुसार आपको अपने खातों को मेंटेन करना होगा। साथ ही एक टर्म होता है फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी, लागत लेखा शास्त्र। तो लागत लेखा शास्त्र में कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। मींस लागत निर्धारण करने की प्रक्रिया जो वैज्ञानिक विधि द्वारा स्थापित की गई है उसके अनुसार लागत के लेखों को मेंटेन करना और उन लेखों के आधार पर कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और प्रबंधकों तक भविष्य में निर्णय लेने के लिए उनको प्रस्तुत करना, ये कॉस्ट अकाउंटेंसी के दायरे में आता है। साथ ही कॉस्ट ऑडिट जो होती है वो भी लागत लेखा शास्त्र, कॉस्ट अकाउंटेंसी के तहत ही सम्मिलित किया जाता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन जब आप अपनाते हैं तो क्या उद्देश्य होते हैं? ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन के उद्देश्य। तो लागत लेखांकन का पहला उद्देश्य तो यही माना जाता है कि आप जिस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी कुल लागत और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है उस लागत का निर्धारण करना। दूसरा ऑब्जेक्ट माना जाता है लागत पर नियंत्रण करना। क्योंकि आपने लागत के बारे में अकाउंटिंग अपनाई है तो आपके पास टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट का डाटा अवेलेबल है, उसके बेस पर आप अपनी लागत को कंट्रोल करेंगे। लागत को कंट्रोल करने के लिए दो मेथड्स काम में लिए जाते हैं, जिसमें एक होता है बजटरी कंट्रोल मेथड और एक होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। तो लागत, जिनके बारे में आगे अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में, लागत को नियंत्रित करने के लिए इन दो मेथड्स को आप अपनाते हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं करेंगे
तब तक आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो लागत नियंत्रण भी लागत लेखांकन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। साथ ही प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट एंड कॉस्ट रिपोर्ट, लागत का विवरण पत्र बनाना, लागत के बारे में रिपोर्ट्स प्रबंधकों को देना, ये भी लागत लेखांकन के तहत ही सम्मिलित किया जाता है। अगर आप टेंडर कहीं भर रहे हैं तो सेल्स प्राइस का डिटर्मिनेशन करने के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रक्रिया का ही पालन किया जाता है, जिसके अनुसार आप जो टेंडर या प्राइस फिक्स करते हैं, लागत के विभिन्न एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के फिर एक प्राइस आप कोट करते हैं। इसी तरह से फ्यूचर के लिए अगर कोई पॉलिसी बनानी है प्रबंधकों को कॉस्ट कंट्रोल के लिए, या किसी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है या किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, ऐसी स्थितियों में जब तक आपके पास लागत से संबंधित आंकड़े नहीं होंगे तो आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो लागत लेखांकन का यह भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है कि प्रबंधकों के समक्ष आप जो डाटा रखते हैं उसके बेस पर वो फ्यूचर के लिए डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। और साथ ही कुछ कंपनियों का, जैसे मैंने आपको बताया, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 148 के तहत भारत सरकार के द्वारा कुछ कंपनियों को कॉस्ट ऑडिट कराना जरूरी कर दिया गया है। तो जिनको कॉस्ट का ऑडिट कराना जरूरी है उनको अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना भी जरूरी होगा। तो लागत लेखांकन के इस तरह से मोटे तौर पे ये 5-4 उद्देश्य कह सकते हैं, जिसमें मेजर जो ऑब्जेक्ट माना जाता है वो यही होता है कि लागत को एसर्टेन करना, निर्धारित करना और कॉस्ट को फिर कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग 2 तरीके से होगी, बजटरी मेथड और स्टैंडर्ड मेथड से। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में क्या अंतर होता है? तो वित्तीय लेखांकन तो आप पढ़ चुके हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किसी भी संस्था की एक वित्तीय वर्ष के दौरान जिन जिन मदों से इनकम हुई है उनको आप रिकॉर्ड करते हैं और जो एक्सपेंडिचर हुए हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। और एक पर्टिकुलर डेट पे एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, उसका आप चित्रण करते हैं कि कितनी एसेट्स हैं कंपनी के पास और कितनी लायबिलिटीज हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप बनाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि संस्था के जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, लाभार्जन क्षमता और आर्थिक स्थिति, बैलेंस शीट के बारे में सूचना देना है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का संबंध बाहरी व्यक्तियों से नहीं होता है बल्कि मैनेजमेंट से अधिक होता है, ताकि मैनेजमेंट लागत लेखांकन जो आपने अपनाया है उसको देख करके प्लानिंग कर सके, कंट्रोल कर सके, कोऑर्डिनेशन कर सके। तो संस्था के प्रबंधकों के लिए उपयोगिता कॉस्ट अकाउंटिंग की ज्यादा मानी जाती है। वित्तीय लेखे आप जानते हैं सभी संस्थाएं बनाती हैं, चाहे वो छोटी व्यापारिक संस्थाएं हों, फर्म हैं या कंपनी है, सभी अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंट जो हैं वो बहुत कम संस्थाओं के द्वारा बनाए जाते हैं और जिनकी ऑडिट करना जरूरी सरकार ने कर दिया है 148 में, उनके लिए कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है। साथ ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाए जाते हैं, अप्रैल टू 31 मार्च, जबकि कॉस्ट अकाउंट्स किसी भी पीरियड के लिए बनाए जा सकते हैं। 4 महीने का भी बना सकते हैं, 8 महीने का या 10 या पूरे साल का भी बना सकते हैं। इस टाइम कोई उसमें बार नहीं होता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है टाइम का। साथ ही जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें हम सारे एक्सपेंडिचर शामिल करते हैं। अगर कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर होंगे वो भी होंगे, एंड नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं, ब्याज है, डिविडेंड है, डिस्काउंट है, इस तरह के जो एक्सपेंडिचर है वो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स में सम्मिलित करते हैं। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम उन्हीं एक्सपेंसेस को शामिल करते हैं जो कॉस्ट से संबंधित हैं, मींस फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को लागत लेखांकन में ध्यान नहीं रखा जाता है, उनको शामिल नहीं किया जाता है।
और पहले मैं बता चुका हूं कि फाइनेंशियल अकाउंट्स मेंटेन करना और उनकी ऑडिट कराना सभी कंपनियों के लिए जरूरी होता है, जबकि लागत लेखांकन का ऑडिट कराना सरकार द्वारा निर्धारित कुछ उत्पादों को बनाने वाली कंपनियों पर ही वो नियम लागू होता है और उनको ऑडिट करानी होती है। तो ये रहा बेसिक डिफरेंस क्या है फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग में। इसके बाद टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आगे चल के अपने सिलेबस में है कि कॉस्ट अकाउंटिंग लागत निर्धारण की प्रविधियां टेक्निक्स क्या है। तो उसमें हम कई सारी टेक्निक्स को काम में लेते हैं। एक होता है मार्जिनल कॉस्टिंग, सीमांत लागत। मार्जिनल कॉस्ट का जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो जो भी कॉस्ट होती है उसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। क्योंकि आप जानते हैं कॉस्ट दो तरह की होती है। एक फिक्स्ड होती है, मींस अगर आप किसी वस्तु का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो बिल्डिंग आप किराए पे लेंगे, एम्प्लॉइज रखेंगे, लाइट पानी का एक्सपेंडिचर होगा, इंश्योरेंस होगा। तो इस तरह के जो खर्चे हैं वो तो होंगे ही होंगे, चाहे प्रोडक्शन आप कम करें या ज्यादा करें। तो जो खर्चे स्थायी प्रकृति के होते हैं वो कहलाते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस, और दूसरा होता है वेरिएबल, परिवर्तनशील। जो खर्चे उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित होते हैं, उत्पादन बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, कम करेंगे तो कम होंगे। तो प्रोडक्शन के साथ जो बदलते हैं वो कहलाते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो मार्जिनल कॉस्ट का जब चैप्टर डिस्कस करूंगा तो वहां पे आप देखेंगे कि हम कॉस्ट को दो पार्ट्स में ले लेते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरह से डायरेक्ट कॉस्टिंग होती है जिसमें हम डायरेक्ट कॉस्ट को ही लेते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ऐसी लागत जो किसी पर्टिकुलर इकाई या उत्पाद या उत्पादन केंद्र से संबंधित है, मींस जिसका डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। आप फिक्स कर सकते हैं कि यह खर्चा अमुक वस्तु के लिए, अमुक इकाई के लिए, अमुक सेवा केंद्र के लिए किया गया है। तो जो एक्सपेंडिचर डायरेक्ट किसी भी प्रोडक्शन सेंटर से कोरिलेट किए जा सकते हैं वो कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एक डायरेक्ट कॉस्टिंग की टेक्निक भी काम में आएगी। एक होती है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो खर्चे आप करते हैं वो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए किया जाए वो डायरेक्ट खर्चा है। इनडायरेक्ट फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी है, उनका पीएफ का पैसा है, इंश्योरेंस है, बिल्डिंग की रिपेयर है, मशीनों का डेप्रिसिएशन है। तो ये जो खर्चे होते हैं वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं किए जा रहे, वो सभी के लिए होते हैं। सभी के लिए जो खर्चा किया जाता है वो कहलाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उन खर्चों को उत्पादित इकाइयों में बांट दिया जाता है। डायरेक्ट तो एज इट इज आ जाएगा, इनडायरेक्ट खर्चों को किसी एक मेथड से, जिनका आगे डिस्कशन आएगा, उनमें से किसी एक विधि से पर यूनिट में इनडायरेक्ट खर्चों को भी बांट देते हैं। तो वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मींस डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों को सम्मिलित किया जाए तो वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहलाती है। और एक होती है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, एक रूपता। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की टेक्निक हम वहीं पर काम में लेते हैं जहां पर एक ही तरह की इकाइयों का उत्पादन होता है। सीमेंट उद्योग हो गया, जूट उद्योग हो गया, शुगर हो गया, एक ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, तो वहां पर हम काम में लेते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो इस तरह से एक जनरल डिस्कशन था ये कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, जिसमें कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स क्या है, डिफरेंस क्या है फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग से, और इसकी क्या टेक्निक्स है, इसके बारे में मैंने आपसे बात की। अब बात करता हूं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। लागत के तत्व कौन कौन से होते हैं। जब भी आप किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं तो तीन तरह के खर्चे आपको करने होते हैं। मटेरियल खरीदेंगे, मटेरियल पर मजदूरों के द्वारा श्रम किया जाएगा जिसके प्रतिफल स्वरूप आप उनको पेमेंट करते हैं, जिसको वेजेस कहते हैं आप। तो मटेरियल सामग्री पर व्यय करना होगा, मजदूरी पर व्यय करना होगा। इसके अलावा भी कुछ और खर्चे होते हैं, सैलरीज वगैरह स्टाफ की हो गई, कुछ फिक्स खर्चे होते हैं। तो जो अन्य खर्चे आप करते हैं वो तीसरे हेड में डाले जाते हैं। मुख्य रूप से
किसी भी वस्तु के उत्पादन पर होने वाले व्ययों को 3 भागों में हम बांटते हैं कॉस्टिंग में: मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। पीछे मैं आपसे अभी बात कर रहा था कि जो एक्सपेंडिचर होता है, सपोज मटेरियल का ही बात करूं तो 2 तरह का होगा: डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी इसी तरह से होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अदर एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब जो किसी पर्टिकुलर इकाई, प्रोडक्शन या लागत केंद्र के लिए पैसा खर्च किया जाए वो डायरेक्ट है। जो सामूहिक रूप से किया जाए वो इनडायरेक्ट है। अगर आप किसी वस्तु का उत्पादन, एक्स वस्तु का उत्पादन बंद करने जा रहे हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल खरीद के लाए हैं, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है उसकी। लेकिन पोछा लगाने के लिए आपको कपड़ा चाहिए, या कोई आपको डस्टर चाहिए, या चौक चाहिए, या और कोई सामग्री चाहिए जो रूटीन में काम में आती है, तो वो जो मटेरियल कॉस्ट होगी वो कहलाएगी इनडायरेक्ट, क्योंकि पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट के लिए नहीं खरीदी गई है। जो खर्चा है उसको हम बांट देंगे, इनडायरेक्ट खर्चे को बांट देंगे उस प्रोडक्ट में और उसको जोड़ देंगे टोटल कॉस्ट में। तो 2 तरह की कॉस्ट होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस, जो भी आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से करेंगे, दोनों का हम टोटल कर देंगे और जो टोटल आता है वो कहलाता है टोटल कॉस्ट। कॉस्टिंग में टोटल कॉस्ट जब आप निकालते हैं तो कॉस्ट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो कहलाती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट को कहते हैं बेसिक कॉस्ट या मेन कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट या मूल लागत। मूल लागत में जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आपने किया है उसका टोटल कहलाता है मूल लागत। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कौन सा होगा? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑन मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑन लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपेंसेस। सामग्री, श्रम और व्ययों पर जो भी प्रत्यक्ष रूप से खर्चा हुआ है उसका टोटल कहलाता है मूल लागत या प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट का मतलब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, किसी पर्टिकुलर इकाई, उत्पाद या लागत केंद्र के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है वो डायरेक्ट होता है। सामूहिक रूप से जो व्यय होता है वो कहलाता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं उन सबका टोटल कहलाता है मूल लागत या प्राइम कॉस्ट। अब जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बच गए, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, वो जो आप खर्चा करते हैं, इन तीनों का जो टोटल होता है वो कहलाता है ओवरहेड। ऊपर में ओवरहेड्स का मतलब सामग्री, श्रम और व्ययों पर जो अप्रत्यक्ष खर्चा हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ है, उसका अगर आप टोटल कर देंगे तो वो टोटल कहलाता है ओवरहेड्स या टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के 2 पार्ट हो गए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट तो कहलाती है प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा ओवरहेड्स। ओवरहेड्स ऊपर में जो होते हैं वो 3 तरह के माने जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। पहला, फैक्ट्री या प्रोडक्शन या वर्क्स ओवरहेड, कारखाना ओवरहेड, मतलब कारखाने से संबंधित इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन लेबर एंड इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इस तरह से कारखाने में जो भी इनडायरेक्ट रूप से सामग्री, श्रम और व्यय खर्च होंगे उन सबका टोटल कहलाएगा फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड। इसी तरह से दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस ओवरहेड, मींस ऑफिस से संबंधित इनडायरेक्ट खर्चों का योग। इनडायरेक्ट खर्चे जब भी मैं बोलता हूं इसका मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। तो ऑफिस से संबंधित जो भी मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस हुआ है उसका आप टोटल कर देंगे तो वो कहलाएगा प्रशासनिक या कार्यालय ओवरहेड। तीसरा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, बिक्री और वितरण के लिए जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। इनडायरेक्ट का मतलब वही मटेरियल, लेबर ओवरहेड। बिक्री ओवरहेड से मतलब सेल्स को बढ़ाने के लिए
या कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए जो भी आप पैसा खर्च करते हैं वो सेलिंग ओवरहेड। बिक्री उपरिव्यय में सेल से संबंधित जो भी आप इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस करेंगे उनका टोटल कहलाएगा सेलिंग ओवरहेड्स। डिस्ट्रीब्यूशन वितरण उपरिव्यय, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में माल को पैक करके ग्राहकों तक भेजना और वापस जो कंटेनर्स आते हैं उनको पुनः माल में को पैक करने के लिए तैयार करना, वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर आता है। तो इस तरह से बिक्री और वितरण के लिए जो भी आप खर्चा करेंगे इनडायरेक्ट, वो हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो दो कॉस्ट के दो पार्ट हो गए टोटल कॉस्ट के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जो भी होगी तीनों फैक्टर पे वो प्राइम कॉस्ट। इन तीनों फैक्टर्स पर जो भी आप इनडायरेक्ट खर्चा करते हैं वो कहलाता है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स तीन तरह के होंगे, कारखाना उपरिव्यय, कार्यालय उपरिव्यय और बिक्री व वितरण उपरिव्यय। तो ये एक इंट्रोडक्टरी डिस्कशन था कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे आप लोगों से बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।